हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। थोड़ा करंट में एक फिल्म की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है जिसमें डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जी ने शायद पहली बार 8 एपिसोड का एक ड्रामा सीरीज नेटफ्लिक्स पर हीरा मंडी के नाम से लॉन्च किया था। और इस कहानी में अगर आप देखेंगे तो विभाजन से पहले के भारत में जो स्थित लाहौर है, उस लाहौर में एक भारतीय प्रांत हुआ करता था। मतलब लाहौर तब भारतीय प्रांत ही था। वहाँ पर तवायफों की एक लाइफ को आधार बनाया गया है। और इसमें तकरीबन सन 1920 के दशक की जो हीरा मंडी हुआ करती थी, उन गलियों की कहानी है। जब ये गलियां अपने कठिनाई के दौर से गुजर रही थी, उस समय की कहानी इसमें आपको सुनने को मिलती है। लेकिन इस इलाके की, यानी कि जो हीरा मंडी है, इस इलाके की गलियों का मुगलों से लेकर के सिख साम्राज्य तक एक दिलचस्प इतिहास है। आज के इतिहास में हम वही जानने का प्रयास करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह और हीरा मंडी, उनसे क्या संबंध है। और एक तवायफ का नाम इनके नाम के साथ जरूर आपको सुनने को मिला होगा कई बार, मोरा सरकार। तो इनकी भी कहानी, दिलचस्प कहानी समझने का प्रयास करेंगे। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें महाराजा रणजीत सिंह ने किस तरीके से सिख साम्राज्य स्टैब्लिश किया है, कैसे उसका प्रसार किया है, और अंग्रेजों के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण संधि हुई थी जिसको हम लाहौर की संधि कहते हैं। ये आपको इस लेक्चर में सुनने को देखने को मिलेगा। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो इंटरेस्टिंग भी है पूरा का पूरा टॉपिक, दूसरा आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी यहां से देखने को मिल सकते हैं। और यूपीएससी अक्सर ऐसा करता ही है कि कोई भी चीज खबर में रही और उससे उसके काम की जो चीज है उसने निकाल ली, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है यहां पर। तो 18वीं सदी में अगर देखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में जब सिखों ने साम्राज्य अपना जो है लाहौर तक पहुंचाया और उसे मतलब उसको बढ़ाने का प्रयास किया, तो उससे बहुत पहले से ही आप देखेंगे कि हीरा मंडी जो है वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को, कला एवं व्यापार, इन तमाम तरीके की चीजों के लिए अपना ख्याति जो है वो प्राप्त कर चुका था। इसका ताल्लुक जो है वो तवायफों और कलाकारों, मतलब तवायफ जो थी, कलाकार थी। मैंने इसके ऊपर एक पूरा का पूरा एक केस स्टडी किया हुआ है। आप लोग जरूर स्टडी IQ की वेबसाइट पर, स्टडी IQ IAS हिंदी की वेबसाइट पर जाकर देखिएगा। मैंने उसमें बताया है कि तवायफों से लेकर के वैश्यावृत्ति तक ये प्रथा कैसे हुई, अंग्रेजों का उसमें क्या योगदान रहा, उन सब चीज़ों पर चर्चा करिए। तो वहाँ पर जाकर के जरूर अगर आप चाहें तो इसके पैरेलली वहाँ पर उसको भी जरूर देखिएगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा खराब नहीं लगेगी आपको, क्योंकि उस समय तवायफें जो हैं वो एक कलाकार के तौर पर जानी जाती थी। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इनका जो संबंध हुआ करता था, ये एक हायर क्लास सोसाइटी से होता था। एलीट क्लास के जो लोग हुआ करते थे वो इनके पास में मनोरंजन के लिए भी जाया करते थे। तो उस समय जो ये हीरा मंडी है, मुगलों के समय में अगर देखें तो मुगलों के समय में जो हीरा मंडी है वो हीरा मंडी नहीं बल्कि शाही मोहल्ले के तौर पर जानी जाती थी। तो आइए उसी के इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्या चीजें हैं, इतिहास से इसका क्या ताल्लुक है। और अब शाही मोहल्ला नाम से जो ये जो जगह थी वो अब हीरा मंडी जो है वो कैसे बन गई, इसकी बहुत सारी कहानियां हैं। अब बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो ये बताते हैं, कुछ अकाउंट्स हैं जो ये कहते हैं कि हीरे के व्यापार जो है इस क्षेत्र में मुगलों के दौरान में काफी ज्यादा शुरू हो गए थे, इसलिए इसका नाम हीरा मंडी पड़ा, जो कि सही नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा जिसको फैक्टफुली नहीं माना था। पर कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि इसलिए उसका नाम हीरा मंडी पड़ा। परंतु वास्तविक रूप में इसका नाम हीरा मंडी कैसे पड़ा, इसके ऊपर भी तो हमें चर्चा करनी ही है, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए इसका नाम जो है वो हम किस तरीके से पढ़ रहा है उसको हम सेशन के अंत में देखने का प्रयास करेंगे कि इसका नाम हीरा मंडी कैसे पड़ा। सिख साम्राज्य के समय ही इसका नाम हीरा मंडी है, उससे पहले इसका नाम जो है वो आप देखेंगे तो आपको जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले शाही मोहल्ला बताया था, वो शाही मोहल्ला नाम से जाना जाता था। तो जब सिखों ने 1799 में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में लाहौर को जीत लिया, तब उस समय लाहौर को महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी जो है वो राजनीतिक राजधानी जो है वो बनाई है।
राजधानी बना करके उसको रखा है। ये गुजरांवाला जो इलाका है वहां से बिलोंग करते थे, वो भी उस अब तो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। आप चाहे लाहौर की बात कर लें, गुजरांवाला जहां से बिलोंग करते हैं महाराजा रणजीत सिंह, वो भी इलाका पाकिस्तान में ही है। दोनों ही इलाके पाकिस्तान में हैं। लेकिन जब इन्होंने अपनी राजधानी जो है, जब इन्होंने लाहौर ऑक्यूपाई किया तो उन्होंने उस समय लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया, और लाहौर उनकी राजधानी रही जब तक कि वो अपने अंतिम समय पे नहीं आए, मतलब अपनी मृत्यु तक जो है उन्होंने लाहौर को ही अपनी राजधानी रखी। तो ये इसके पीछे भी हम कारण समझने का प्रयास करेंगे कि उनकी राजनीतिक राजधानी जो है वो लाहौर क्यों रही, इसके पीछे के प्रमुख कारण को भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि यहीं लाहौर से उनका एक साथ जुड़ता है मोरा सरकार के प्रति, मोरा सरकार के प्रति उनका प्रेम होता है। तो वो प्रेम किस प्रकार से हो रहा है, क्या है वो रिलेशंस जो है, वो भी हम देखने का प्रयास यहाँ पर एक बार जरूर करेंगे। लेकिन वो प्रयास करने से पहले आइए एक बार जान लेते हैं महाराजा रणजीत सिंह जो हैं वो, और उनके साथ जुड़ने वाला जो एक नाम मोरा सरकार है, वो कहानी में किस तरफ जो है वो मोड़ लेकर के आता है, या कहानी में कहां से शामिल होता है। पर हीरा मंडी की कहानी से ही हमको ये पता चलेगा कि ये कैसे हुआ है, कैसे सिख साम्राज्य के अंतर्गत ये हीरा मंडी विकसित हुई, कैसे इसका नाम शाही मोहल्ला से हीरा मंडी पड़ा, ये सब चीजें हम लोग यहां पर जानेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि यहां पर जिक्र जो है वो महाराजा रणजीत सिंह का हुआ है, सिख साम्राज्य का हुआ है, तो सबसे पहले हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी वो राजनीतिक चीजें थी, क्यों जो है उन्होंने सिख साम्राज्य को लाहौर तक फैलाया हुआ है, फिर उसे अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया है। तो ये सब चीजें उन्होंने क्यों करी, क्या परिस्थितियां थी, तो ये सब तभी पता चलेगा जब हम ये जान लें कि महाराजा रणजीत सिंह कौन थे, उनके बारे में थोड़ा सा जान लें, उनका साम्राज्य विस्तार जो है वो किस प्रकार से हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लें। ठीक है, तो ये सब चीजों का डिस्कशन होगा। लेकिन पहले जो है इस बात की चर्चा होगी कि महाराजा रणजीत सिंह कौन है, और इन्होंने 1799 में जो है वो लाहौर जो है किस प्रकार से प्राप्त किया है। आप देख सकते हैं 1799 में सिख साम्राज्य जो है वो इस तरीके से इतना ज्यादा फैला है। लेकिन ये कैसे फैला है, इन सब चीजों को जानेंगे। उससे पहले देखिए, यहां से कहानी शुरू होती है। सिख धर्म में आपको मालूम है कि 10 गुरु हुए, और 10वें और अंतिम जो गुरु हैं उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। उनके पश्चात जो गुरु परंपरा है वो समाप्त हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के पश्चात गुरु परंपरा समाप्त हो जाती है, लेकिन सिखों का नेतृत्व जिन्होंने किया है उनका नाम है बंदा बहादुर। उनका नाम क्या है? बंदा बहादुर। और इन्होंने लगातार जो औरंगजेब के बाद जो मुगल्स आए, उन मुगलों के साथ लगातार लोहा लिया, लेकिन अंततः जो है ये परास्त हुए और इनकी जो है हत्या कर दी गई। सन 1716 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि बंदा बहादुर जी की जब हत्या कर दी गई, तो उसके बाद जो सिख जो पूरा कम्युनिटी है वो खास तौर से 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, जिसमें एक हुआ बंदई और एक हुआ तत खालसा। तो मैं ये थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो सिख साम्राज्य महाराजा रणजीत सिंह ने स्टैब्लिश किया है, उसके पहले की कहानी जो है वो क्या है, वो आपको यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं। और उस प्रयास में आप देख रहे हैं कि ओवरऑल 2 हिस्सों में सिख साम्राज्य आपको तकरीबन विभाजित होते हुए दिख रहा है। इस तरीके से ये जो 1748 तक का जो समय है, 1748 तक, 1748 तक अगर आप देखेंगे तो सिख जो हैं वो कई अलग अलग जत्थों में, यानी कई अलग अलग भागों में जो है वो डिवाइड होने शुरू हो गए। और इन्हीं 1748 के समय में ही, मतलब 1748 के आते आते तक, जैसे शुरुआत में 2 हिस्से मैंने आपको दिखाए, ऐसे 1748 तक आते आते कई जत्थे बन गए। और फिर 1748 में ही इन्हीं अलग अलग जत्थों में बटा जो पंजाब का जो पूरा का पूरा सिख है, खास तौर से सिख किसान वगैरह जो हैं, वो किसानी उनका प्रमुख पेशा हुआ करता था, तो उन सबको संगठित करके नवाब कपूर सिंह ने, या कपूर सिंह ने दल खालसा यानी कि एक ग्रुप बनाया है, जो दल खालसा के तौर पर स्टैब्लिश किया गया। ये आजकल वाले जो दल खालसा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस समय के दल खालसा की बात कर रहा हूं। उसकी स्थापना करी। बाद में दल खालसा का नेतृत्व जो है, जो सबसे पहले कपूर सिंह जी ने किया था, वो नेतृत्व बाद में जस्सा सिंह अहलूवालिया जी ने करना शुरू किया। और ये जस्सा सिंह अहलूवालिया जो हैं, इन्होंने ही 1763 से 1773 के बीच में
1763 से 1773 के बीच में तकरीबन 12 स्वतंत्र मिसलों का एस्टैब्लिशमेंट किया है। जो दल खालसा अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, उसमें 12 अलग जो है वो स्वतंत्र, आप मिसल कह सकते हैं, जैसे छोटे छोटे जो राज्य हैं वो 12 मिसलों का एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने कर दिया, जिससे कि पंजाब में एक मतलब सीमा विवाद ना हो, सामंजस्य बना रहे, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से ये 12 मिसलों में विभाजित हो गया। इन्हीं 12 मिसलों में से एक मिसल हुआ करता था जिसका नाम था सुकेर चकिया या सुकर चकिया मिसल। इन्हीं 12 मिसलों में से एक मिसल का था नाम, जिसका नाम क्या था, सुकर चकिया मिसल। इसी सुकर चकिया मिसल के एक मुखिया हुए जिनका नाम था महासिंह। ठीक है, महासिंह नाम के एक मुखिया हुए। यही जो महासिंह हैं, इन्हीं के घर पर 13 नवंबर सन 1780 को गुजरांवाला क्षेत्र जो है, गुजरांवाला जो राज्य जो पड़ता है, गांव है एक तरीके से, गुजरांवाला जो क्षेत्र है, उस गुजरांवाला क्षेत्र में एक बच्चे का जन्म होता है इन्हीं महासिंह के घर में। और यही बच्चा जो है वो आगे चल करके महाराजा रणजीत सिंह के नाम से प्रसिद्ध होगा। आगे चल करके 1792 में जब महासिंह की मृत्यु हो गई 1792 में, उस समय महाराजा रणजीत सिंह बहुत छोटे हैं, अल्पायु हैं, तो वो सिख साम्राज्य को, या हम सिख साम्राज्य उस समय नहीं, उस समय सुकेर चकिया मिसल की जो सुप्रीमेसी है उसको चलाने के लिए वो बहुत छोटे थे। तो उस समय राजमाता हैं जिनका नाम है राजकौर, ये राजमाता थी, राजमाता राजकौर हैं। और इन्हीं राजमाता की जो सास हैं, जिनको हम सदाकौर कह सकते हैं, ये इनकी सास हुआ करती थी। और साथ ही साथ सेठ या हम कह सकते हैं लखपत राय जो हैं, ये दीवान हुआ करते थे इसी राज्य के। इन तीनों लोगों ने मिलकर के एक प्रतिशासन परिषद बनाया, ये दीवान थे। ठीक है, इन्होंने एक प्रतिशासन परिषद बनाया। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इट वाज जस्ट लाइक अ काउंसिल ऑफ रिगेरी। इसका गठन 1797 में हुआ और 1792 में हुआ, और 1792 से लेकर के 1797 तक इसके अधीन जो है सुकर चकिया मिसल चला, जिसके प्रमुख जो हैं वो महाराजा रणजीत सिंह, यानी रणजीत सिंह ही थे, लेकिन रणजीत सिंह छोटे थे, तो इसलिए उनके नाम पर इन तीन लोगों ने अपना जो है ये शासन चलाया। तो ये आपको ओवरऑल समझ में आया कि शुरुआत में इस तरीके की स्थिति है, और अभी महासिंह के बाद जो है महाराजा रणजीत सिंह जी का नाम आएगा, लेकिन अभी क्योंकि छोटे हैं तो उनकी जगह पर प्रतिशासन परिषद जो है वो शासन चला रहा है। फिर 1797 में वो इस प्रतिशासन से परिषद से जो है वो स्वतंत्र हो जाते हैं, खुद को स्वतंत्र कर लेते हैं, और एक स्वतंत्र राज्य जो है उन्होंने चलाना शुरू किया है। तकरीबन उस समय ये 17-18 वर्ष की आयु के हैं। महाराजा रणजीत सिंह जो है उस समय 17-18 साल के हैं मात्र। तो ये बात है 1797 तक के इतिहास की। फिर आगे 1798 में अहमद शाह अब्दाली का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, मराठों के साथ उनके युद्ध हुए थे। वही अहमद शाह अब्दाली जो अफगान है, उसका एक ग्रैंड सन है जिसका नाम है जमान शाह। इसका नाम क्या है? जमान शाह। जमान शाह ने 1798 में पंजाब के ऊपर हमला किया और पंजाब के काफी बड़े हिस्से को, काफी बड़े भूभाग को इसने जीत लिया। और उसी समय, जिस समय इसने पंजाब के बहुत बड़े हिस्से को जीता है, ये काबुल से बिलोंग करता है, काबुल इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो जब ये पूर्वी इलाकों को जीतने के लिए आगे बढ़ा काबुल से, तो पश्चिमी इलाके यानी इसके काबुल जो इसकी राजधानी है वहां पर विद्रोह हो गए, और उस विद्रोह को मैनेज करने के लिए इसे पंजाब का जीता हुआ प्रांत छोड़ करके वापस जाना पड़ा। अपने कुछ लोगों को यहां पर उसने बैठाना स्वीकार किया। तो जब जमन शाह वापस जा रहा था जिस समय, तो वापस जाते समय की एक बात है कि इनकी जो तोप हैं, 12 तोपें जो हैं वो चिनाब नदी को पार करते समय उसके दलदल में फंस गईं। 12 तोपें किसकी? जमन शाह की। और वो इस पे काफी समय तक लगा रहा और इसलिए वो टाइम पर पहुंच पाने में असफल हो रहा था। जब ये बात रणजीत सिंह को पता चली तो रणजीत सिंह ने इससे कहा कि आप वापस जाइए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका ये जो 12 तोप है ये सुरक्षित निकाल करके आपके रास्ते तक पहुंचा दिया जाएगा। और ऐसा रणजीत सिंह ने किया भी। तब रणजीत सिंह जी ने जब ये काम किया
12 तोपें जो जमन शाह की थी वो वापस कर दी, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो लाहौर वाला इलाका है ये सब उस समय तक तमाम अलग अलग मिसलों के बीच में एक विवाद का विषय भी हुआ करता था। महाराजा रणजीत सिंह का यहाँ पर थोड़ा प्रभाव हुआ। जमन शाह ने पहले ये लाहौर वाला इलाका जीत लिया था, तो अब वहां महाराजा रणजीत सिंह ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। फिर वहां का शासक जमन शाह ने भी स्वीकार कर लिया है, फिर वो दोबारा यहां पर आक्रमण करने के लिए नहीं आया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये सारा जो काम हुआ ये सब 1799 में हुआ। तो 1799 में रणजीत सिंह को लाहौर पर आधिपत्य मिल गया है, जिस आधिपत्य को बाद में जमन शाह ने स्वीकार भी कर लिया। जमन शाह ने इनको राजा की उपाधि वगैरह भी दी, पर यह कोई विशेष बात नहीं थी। और इसी समय उन्होंने ये जो लाहौर है इसको अपनी राजधानी बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया। फिर आगे चल करके 1805 में अमृतसर में उन्हीं 12 मिसलों में से एक मिसल हुआ करती थी, भंगी मिसल हुआ करती थी, भंगी मिसल। तो जो भंगी मिसल है इनके ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त करी है। महाराजा रणजीत सिंह ने तमाम सारी मिसलों को एक तरीके से यूनिफाइड किया है और यूनिफाइड करके एक मजबूत और स्वतंत्र जो पंजाब या हम कह सकते हैं कि सिख साम्राज्य जो है उसको एस्टैब्लिश किया है। तो अमृतसर में भंगी मिसल हुआ करते थे, उनसे जो है इन्होंने अमृतसर प्राप्त किया और अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। धार्मिक राजधानी जो है इसे बनाया। तो इस तरीके से ये इलाका भी इनके पास में आ गया। फिर यहां से इनका विजय अभियान चलता ही रहा, बड़ी शीघ्रता से और बड़ी तेजी से, फुर्ती से चलता रहा। 1807 में इन्होंने अंबाला है, थानेश्वर है, नारायणगढ़ है, फिरोजपुर है, ऐसे तमाम सारे हिस्से जो हैं वो यहां पर जीत लिए हैं। शुरुआत में कुछ हिस्से मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, एक दो जो फेमस पॉइंट्स हैं वो आप हल्का सा मैप के थ्रू चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर देखिए, ये गुजरांवाला इलाका है, आप देख रहे हैं, ये लाहौर है, ये अमृतसर है, ये जालंधर का इलाका है, ठीक है, ये फिरोजपुर है, अभी मैंने आपको नाम बताया फिरोजपुर इत्यादि का, ठीक है। इसके पीछे जो है ये जैसे ये चिलियां वाला है, ठीक है, अटक वगैरह सब आपको ध्यान रखना है, पेशावर ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा मैप आप देख सकते हो। मुख्य तौर से अभी उनका जो है यहाँ पर राज्य होना शुरू हुआ है, ठीक है। अभी हम इस पर और चर्चा करेंगे। 1808 में उन्होंने फरीदकोट, मलेरकोट, इस तरीके के हिस्सों को भी जीत लिया है। तो इनका विजय अभियान तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। सतलज नदी पार करके इन्होंने फरीदकोट वगैरह को जीत लिया, मालेरकोट के ऊपर अधिकार कर लिया। तो जब इस तरीके से लगातार उनकी विजय अभियान चलने लगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे, तो इन सब चीजों से तत्कालीन समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान हो उठी है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह लग रहा है कि इस तरीके से अगर ये व्यक्ति बढ़ता रहा तो फिर हमारे एक तरीके से इनके ब्रिटिशर्स के जो शासन है, जो अवध तक इधर फैले हुए हैं, उससे इनको काफी खतरा महसूस होने लगा और उनकी बढ़ती हुई शक्ति को ये फिलहाल रोक पाने में भी सक्षम नहीं थे। तो ब्रिटिशर्स ने जो है इनके साथ में एक संधि करी है। लॉर्ड मिंटो उस समय गवर्नर हैं भारत के, और उन्होंने चार्ल्स मेटकाफ को दूत बना करके भेजा है। तो चार्ल्स मेटकाफ ने ही 25 अप्रैल सन 1809 को, ठीक है, यहां पर नाम ध्यान रखना है चार्ल्स मेटकाफ का, चार्ल्स मेटकाफ का नाम आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो लॉर्ड मिंटो हैं, लॉर्ड मिंटो, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। इनके समय में चार्ल्स मेटकाफ को दूत बना करके भेजा गया है और इन्हीं दूत ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ में 1809 में एक संधि करी, जिसको कहा गया कि अमृतसर की संधि। इसको क्या कहा गया? अमृतसर की संधि के तौर पर इसको जाना गया। अब अमृतसर की संधि क्या है, उसके कुछ पॉइंट्स को आप यहां पर नीचे देख ही रहे हैं। जैसे एक एक पॉइंट को अगर मैं यहां पर बताऊं तो इस संधि में यह कहा गया कि रणजीत सिंह के राज्य की जो दक्षिणी सीमा है वो सतलज नदी को मान लिया जाए। आप यहां पर देख सकते हैं कि तकरीबन ये आपकी सतलज नदी जा रही है, तकरीबन ये आपकी सतलज नदी इस तरीके से ये जा रही है। ये सतलज नदी है जो कि सिंधु नदी से मिल जाती है। ये यहां कहीं पर आप देख सकते हैं ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, ठीक है, ये सिंधु नदी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दक्षिणी सीमा मान लिया गया। कहा गया कि सतलज नदी जो है वो दक्षिणी सीमा होगी रणजीत सिंह जी के राज्य की, रणजीत सिंह के राज्य की,
यानी कि सिख साम्राज्य जो है, सिख साम्राज्य आप इसको कह सकते हैं, सिख साम्राज्य इन्होंने स्टैब्लिश किया है ना, सारे मिसल्स को जोड़ करके, तो उसको जो है उसकी दक्षिणी राजधानी इन्होंने कहा। इसका मतलब यह हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह अब इसके दक्षिण की ओर नहीं जाएंगे, तो दक्षिणी सीमा मान लिया गया एक तरीके से, पंजाब की दक्षिणी सीमा ये होगी। दूसरी बात ये कही गई कि दक्षिण पूर्व का जो इलाका है, दक्षिण पूर्व का मतलब इस तरफ वाला जो इलाका है, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये इधर अंबाला पटियाला वाला जो इलाका, अंबाला हालांकि उन्होंने जीत लिया था तब भी, तो इधर वाला जो इलाका है उसके लिए कहा गया ये सिख राज्य जो है और ब्रिटिश साम्राज्य जो है, ब्रिटिश सिख साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य जो है, इनका संगठन माना जाएगा। यानी कि यहां पर कुछ भी होना है या कोई भी देशी विदेशी नीति बनेगी तो दोनों लोगों की सहमति से बनेगी, इस पर दोनों लोगों का शासन एक तरीके से रहेगा। तीसरी बात यह कही है कि जो लुधियाना है, यहां पे आपको कहीं शायद लुधियाना भी दिख जाएगा, ये आप देखिए यहां पर लुधियाना है, इस जगह पर लुधियाना यहां पर लुधियाना है। लुधियाना में इन्होंने कहा है कि अंग्रेजी सेनाएं रखी जाएंगी, जिससे कि अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो हम आपको सपोर्ट कर सके। पर इसके कुछ दूसरे ही मायने थे, ये आप लोग सिख साम्राज्य में पढ़े भी होंगे। मायने यही थे कि कुछ इमरजेंसी पड़ती है तो हम अपनी सेना को तुरंत वहां पर पहुंचा सकें। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह भी सब समझते थे, लेकिन वो ये भी समझते थे कि अंग्रेज जो है वो शक्तिशाली हैं और वो अपने बढ़ते हुए राज्य के लिए उनको अपने खतरे के तौर पर कोई अवसर नहीं देना चाहते थे। तो ये भी एक बात थी। अंग्रेजों का सतलज के उत्तर में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये बात अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, यानी कि जो ये सतलज है इसके ऊपर हम कहां जा रहे हैं, उत्तर की तरफ हम कितना फैल रहे हैं, इससे अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। हालांकि ये अंग्रेजों के लिए अच्छा था, क्योंकि अंग्रेज पंजाब को पश्चिमोत्तर भारत के तरफ से होने वाले किसी भी बाहरी खतरे के तौर पर पंजाब को एक बफर स्टेट के तौर पर यूज करना चाहते थे। सो उन्होंने इसके उत्तर की तरफ किसी भी तरीके से कोई हस्तक्षेप ना करने के लिए स्वीकृति दे दी। लेकिन उन्होंने इसके बदले यह कहा कि सिख साम्राज्य भी सतलज के पूर्व की ओर हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी सिख, ये जो इसके पूरब का जो इलाका है इसकी तरफ जो है आप नहीं जाएंगे। ये आपकी दक्षिणी सीमा है। ठीक है, दक्षिण पूर्व का जो ये इलाका है, यहां पर आपको पूरी तरीके से संगठन देखने को मिलेगा और पूरब की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, तो पूरब की तरफ आप नहीं बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, ये संधि हो गई। तो संधि के पश्चात उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पूरब की तरफ या दक्षिण की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारा उत्तर की तरफ तो हमारा पूरा हिस्सा है, हम उत्तर की तरफ जितना भी चाहें जा सकते हैं। तो उन्होंने अपने साम्राज्य का और विस्तार फिर करना शुरू किया। और कुछ ही समय में आप देखते हैं 1818 में उन्होंने मुल्तान और कश्मीर इत्यादि को जीत लिया। 1821 में वो डेरा जाट के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और 1831 में उन्होंने कुछ बलूच इलाके हैं जो बलूचिस्तान की तरफ आपको देखने को मिलेंगे, सिंध की तरफ, उन कुछ बलूच इलाकों के ऊपर उन्होंने अपना राज्य विस्तार करना शुरू किया। इसी समय 1831 में जब उन्होंने बलूच इलाकों की तरफ अपना विस्तार करना शुरू किया, इस तरफ, क्योंकि इस तरफ फैलने के लिए तो रोक नहीं थी ना, तो जब वो इस तरफ की ओर फैलना शुरू करते हैं तो जो सिंध का जो राज्य है, सिंध प्रोविंस जो है, उसको खतरा महसूस होने लगा। उन्हें लगा कि कहीं ये सिंध को भी जीत ना लें। सिंध के लोगों ने ब्रिटिशर्स का जो है वो साथ लेना शुरू किया और यहां पर एक बार फिर से महाराजा रणजीत सिंह और उनके फैलते हुए राज्य के बीच में अंग्रेजों का हस्तक्षेप देखने को मिलता है। इस बार डायरेक्टली नहीं, थोड़ा इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके समय की बात है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सामने यानी मध्यस्थता में सिंध के जो अमीर हैं, यानी वहां के जो प्रशासक शासक हैं, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ में बैठ करके एक चर्चा करी है। उस चर्चा को रोपड़ की संधि का नाम दिया जाता है, जो 1831 में हुई। यह संभावित खतरे को देखते हुए की गई थी। तो इस संधि में यह हुआ कि जो जब इन्होंने बलूच इलाके को जीता है तो वहां पर शिकारपुर का इलाका हुआ करता था, सिंध का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था वो। तो उन्होंने कहा कि भाई आप सिंध की तरफ मत जाइए, सिंध जो है वो हमारा फ्रेंड है, हमारा दोस्त है। तो इस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह जो है वो सिंध की तरफ अब ना जाने के लिए मतलब बाध्य हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, उधर भी नहीं जाएंगे।
तब उन्होंने फिर विजय अभियान शुरू किया। 1834 में उन्होंने पेशावर को जीत लिया, 1836 में लद्दाख को जीत लिया। तो इन्होंने उत्तर की ओर के जो इलाके हैं वो फिर ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिए। फिर अंग्रेजों को भी इस बात का खतरा था कि यार ये सच बात है कि इनको तो रोका ही जाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो अब 1838 में सिंध में इस भय के साथ कि कहीं राजा रणजीत सिंह जो है अपनी बात से मुकर ना जाएं और सिंध की जो प्रोविंसेस उसको ऑक्यूपाई ना कर लें, इस बात से भयभीत स्थिति को देखते हुए वहां पर ब्रिटिशर्स ने अपना एक रेजिडेंट रख दिया। ब्रिटिश रेजिडेंट रखने का मतलब यह हो गया कि एक तो सिंध के ऊपर आप देखेंगे कि उसकी जो वैदेशिक शक्ति और ये सारी चीजें हैं वो उनके कंट्रोल में आ गई। दूसरी बात, अब ब्रिटिश रेजिडेंट वहां पर है तो अनसेड तरीके से वो ब्रिटिश राज्य हो गया। अगर वहां पर अब महाराजा रणजीत सिंह आगे बढ़ेंगे तो सीधे उनको अंग्रेजों से ही लड़ना माना जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि महाराजा रणजीत सिंह उधर नहीं जाएंगे। और इसी बीच फिर 1839 में उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। उस समय भी उनकी केंद्र जो है वो लाहौर ही है, यहीं से वो शासन कर रहे हैं। तो घूम फिर करके मुद्दा जो है वो फिर कहां आ गया, लाहौर। इस तरीके से आपने इन शॉर्ट पूरा जो पंजाब राज्य का एस्टैब्लिशमेंट है महाराजा रणजीत सिंह के सानिध्य में कैसे हुआ है ये आप समझ गए होंगे। और इसी लाहौर में एक इतिहास जुड़ रहा है आज के इस टॉपिक का, जिसको हम लोग हीरा मंडी कह रहे हैं। हीरा मंडी की कहानी तो अभी बाकी है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई 28 मई से बैच शुरू हो चुका है। अभी भी आपने इनरोल नहीं किया तो तुरंत इनरोल कीजिए। शाम 6 बजे का बैच है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें, VIRADLIVE। इसे आप कहीं पर भी नोट कर लीजिए, आगे भी ये आपके काम आएगा। आप कुछ भी परचेज करते हैं स्टडी IQ पर तो आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मौजूद हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी में खास तौर से अगर देखा जाए तो इतिहास, भूगोल, हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी इसको शॉर्ट में आप जो PSIR कहते हैं वो PSIR, ये 4 प्योर ऑप्शनल हिंदी के आपको यहां पर मौजूद हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं विरद लाइव कोड के साथ ही। चलिए अब बात कर लेते हैं हीरा मंडी के बारे में, जो कि पहले शाही मोहल्ला के नाम से जाना जा रहा है। हीरा मंडी का इतिहास 17वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है और तब से इसे शाही मोहल्ले के रूप में ही जाना जाता था। और यहां अक्सर जो है शाही परिवार के लोग, राजकुमार, रईस लोग जो है वो इस मोहल्ले में आया करते थे। कला का एक प्रकार से प्रदर्शन स्थल हुआ करता था। इसी समय यानी मुगल काल के दौरान शाही दरबार में कला के प्रदर्शन के लिए अफगानिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, इन सब जगहों से कई सारी महिलाओं को भेजा जाता था, जिनको यहां पर फिर ट्रेन किया जाता था। इन्हें ट्रेन करने के लिए शास्त्रीय कथक, मुजरा, ठुमरी, इस तरीके की चीजें जो हैं वो जो महिलाएं हैं वो उनको जो है उसमें सब में ट्रेन किया जाता था। महिलाएं जो हैं उनको जो शास्त्रीय कथक है, शास्त्रीय कथक है, मुजरा है, गजल है, इन सब चीजों में पारंगत जो है वो किया जाता था। और एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य आप देखेंगे, दादरा। ये सब आपके एग्जाम में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ये सब उत्तरी प्रोविंस में आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्दर्न रीजन में। तमाम सारी कलाओं के लिए इनको प्रशिक्षित किया जाता था और यही प्रशिक्षित महिलाएं अंत में चल करके शास्त्रीय गायन और शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय जो गायन है और जो शास्त्रीय नृत्य है, इस शास्त्रीय गायन और नृत्य में ये पारंगत हो जाती थी। और यही शास्त्रीय गायन और नृत्य में पारंगत होने वाली जो महिलाएं हैं, इन्हीं को तवायफ के रूप में माना जाता था। तवायफ शब्द तवाफ शब्द से बनता है, जिसका कि मतलब होता है फारसी भाषा में गोल गोल करके नृत्य करना, घूम घूम करके नृत्य करना, घूम घूम कर क्या करना, नृत्य, इसमें शामिल होता है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे कथक इत्यादि में इसी प्रकार की परंपरा चलती है। इसका पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को जो आप देख सकते हैं, यहां पर आई बटन भी दिख रहा होगा आपको, उस पे मैंने ये पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस किया। आप देखिएगा कि तवायफ हैं कौन और वो वैश्यावृत्ति से कितनी अलग हुआ करती थी। आप जरूर उसको देखिएगा, मैं रिकमेंड करूंगा आपको एक बार। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इसमें संगीत, नृत्य, बहुत सारी कलाओं में ये बेहद कुशल हुआ करती थी। ये जो जिनको हम तवायफ कह रहे हैं, अब
ठीक है, मतलब ये एक परिष्कृत और प्रभावशाली प्रवृत्ति की महिलाएं हैं। एक प्रभावशाली जीवन था इनका, इनका इतना प्रभाव होता था कि कुछ समय में आप देखेंगे कि उनको एक समय में कुछ नवाब्स या कुछ जो राज्य वगैरह हैं उनमें किंग मेकर्स के तौर पर भी देखा जाता था। खूब पैसा था इनके पास में और अपना जीवन जीने के लिए महिलाएं पूर्णतः स्वतंत्र थीं। अपने जीवन के विकल्पों को खोजने के लिए वो पूर्णतः उनके ऊपर अपना नियंत्रण हुआ करता था। और ऐसे समय में जब महिलाओं को पर्दे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था तब, और बड़े सम्मान के साथ, बड़े इज्जत के साथ जो है लोग इनसे मिलने आते थे। बड़े बड़े रईसजादे जो हैं और जो बड़े घर की जो लड़कियां हैं, ये सब इनसे तहजीब सीखने के लिए जाया करती थी कि कैसे किसी से बात किया जाए, कैसे उठना बैठना चाहिए। ये सब चीजें, इस तरह की चीजें जो हैं वो तवायफों के अंदर रहती थी। तो बड़े ही शानदार तरीके का जीवन वो बिता रही हैं। बहुत ही शानदार तरीके का उनका जीवन पद्धति है, ये आप देखेंगे। तो हालांकि अब इनका नाम जो है आगे चल करके वेश्यावृत्ति से जुड़ा, और आपको भी मालूम है कि इस्लाम में वेश्यावृत्ति जो है वर्जित है, लेकिन फिर भी एक कलाकार और उनकी कलाकारी के प्रदर्शन स्थल के तौर पर ये जहां पर ये लोग रहते थे उस जगह को शाही मोहल्ले के नाम से जाना शुरू किया गया। अब वो शाही मोहल्ले के नाम से इसलिए जाना शुरू किया गया कि ये शाही जो लोग हैं, परिवार जो है, इनके काफी निकट हैं। जैसे बड़े बड़े जो महल होते हैं, अब इसमें जो है नवाब्स हैं या फिर राजे महाराजे हैं, वो रह रहे हैं। अब इन्हें गायन, नृत्य या उस समय मनोरंजन के यही सब साधन हुआ करते थे। तो जैसे आजकल आप लोग जाते हैं थिएटर्स में जाते हैं, मूवीज वगैरह देखने जाते हैं, उस समय ये इसी तरीके से इनके प्रदर्शन को देखने जाया करते थे। तो राजा महाराजाएं बहुत दूर तक जाना नहीं पड़ेगा उन्हें, तो जहां पर बड़े बड़े महल्स होते थे वहीं पर इनकी कोठियां बनती थी बगल में। एक एक, दो दो, तीन तीन मंजिल की कोठियां हुआ करती थी। नीचे की ओर कई सारे मार्केट्स भी चलाए जाने शुरू कर दिए थे, तो बाद में शुरू किए गए, लेकिन उसके ऊपर कोठियां रहती थी। वहां पे कला संस्कृति सिखाई जाती थी और शाम के समय में उसका प्रदर्शन होता था। ये प्रदर्शन देखने के लिए राजे महाराजे, नवाब्स और ये सारे लोग जाया करते थे। इसके बदले में वो उनको ढेर सारा धन इत्यादि देते थे। तो वही मैंने बताया कि काफी पावरफुल महिलाएं हुई और ये पैसे के मामले में भी काफी मजबूत थी। तो उस समय, जिस समय ये पूरा शाही मोहल्ला फल फूल रहा है, उस समय मुगल शासन के दौरान अगर आप देखेंगे, ये लाहौर में है, और लाहौर जो है उस समय मुगल साम्राज्य के 3 प्रमुख केंद्रों में से एक था। 2 और केंद्र अगर आप देखेंगे तो एक तो दिल्ली है इनका प्रमुख केंद्र, और एक जो है वो क्या है, आगरा है। दिल्ली और आगरा के अलावा लाहौर जो है उस समय एक और सेंटर के तौर पर था पश्चिमोत्तर भारत में। लाहौर की वेल्थ और लग्जरियसनेस जो है उसने इस शहर को एकदम चमका रखा था, और यही कारण था कि पश्चिमोत्तर देश की बात करें, उत्तर प्रोविंस की बात करें, पूर्वी हिस्से में अवध की बात करें, दक्षिण में सिंध की बात करें, दक्षिण पूर्व में राजपूताना राज्य की बात करें, ये सारी कनेक्टिविटी जो है वो लाहौर से बनती थी। सो लाहौर एक अच्छे मार्केट के तौर पर स्टैब्लिश हुआ था, व्यापारिक मार्केट के तौर पर, और यही कारण था कि महाराजा रणजीत सिंह ने इसको आगे चल करके अपनी राजनीतिक राजधानी के तौर पर, सामरिक महत्व को देखते हुए उन्होंने इसको जीता था और उसको अपनी राजधानी बनाए रखा था। तो उसी लाहौर में ये एक और सुपर लग्जरियस इलाका जो है शाही मोहल्ले के तौर पर निकल करके सामने आया। 18वीं सदी की शुरुआत में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ जो है वो मुगलों का पतन भी होना शुरू हुआ, और 12 जनवरी सन 1748 के आसपास आप देखेंगे अहमद शाह दुर्रानी जो है वो भारत के ऊपर आक्रमण करता है। अफगानी है ये, अफगान सेना को लेकर के लाहौर पहुंच जाता है और तमाम प्रकार के अत्याचार जो है उसने करने जो है वो शुरू कर दिए। और इसी अत्याचार में शाही मोहल्ला जो है वो भी इसके हाथ में आ गया। तो अहमद शाह दुर्रानी ने, वो कोई कला का पारखी नहीं है, उसने यहां पर जो ये बेहद आप मान सकते हैं कि संस्कृति के तौर पर तो उच्चतम है ही, स्वाभाविक सी बात है कि सौंदर्य के तौर पर भी ये शाही मोहल्ला निस्संदेह ख्याति प्राप्त था। तो ये लोग सौंदर्य की परख करने वालों में से नहीं थे। अहमद शाह दुर्रानी और अफगान सेना के जो लोग थे, ये सौंदर्य को रौंदने वाले लोगों में से थे। तो इन्होंने सबसे पहले, आप देखेंगे कि इन जो कलाकार जिनको हम तवायफ्स कह रहे थे, वो अब कलाकारों की कला को ना देख करके, उनके सौंदर्य से आसक्त होकर के
उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये इलाका अब उनके हाथ में चला गया था। ये सन 1748 और उसके आसपास की बात है। और ये स्थिति तब तक वैसी ही बनी रही जब तक कि 1799 में आप देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह का लाहौर पर अधिकार नहीं हो जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट लोकेशन, कि वहां पर कला एवं संस्कृति को रीऑर्गेनाइज करने में महाराजा रणजीत सिंह का एक बहुत बड़ा योगदान आपको देखने को मिलता है। अव्वल उससे पहले आप देखेंगे कि शाही मोहल्ला का जो शाही शब्द था वो तो जैसे गायब ही हो गया था। अब क्योंकि घूम फिर करके महाराजा रणजीत सिंह का फिर से एक बार नाम लाहौर से जुड़ गया है और हम कहानी जो है वो शाही मोहल्ले में है, तो फिर यहां से उनका और मोरा सरकार जो है उनका क्या रिलेशन है, आइए उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। यही जो शाही मोहल्ला है, जब रणजीत सिंह राजा बने थे तब वो 17 साल के रहे होंगे, 17-18 साल के थे। उन्होंने अपने विजय अभियान करने शुरू किए तेजी से, उसमें बिजी हो गए। फिर अपनी शक्तिशाली सेना के लिए वो जाने लगे। तो शक्तिशाली सेना के लिए जो राजा जाना जा रहा है, परंतु क्योंकि वो युवा भी है और परंतु उसके अंदर कला की पारखी नजरें भी हैं, वो सौंदर्यता के भी प्रेमी हैं, कला के भी प्रेमी हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि शाही मोहल्ले ने उनका ध्यान आकर्षण किया होगा। तो लाहौर जब उनको प्राप्त हुआ, जो कि अब काफी स्पॉइल्ड कर दिया था अफगानी शासकों ने, तो उसे रीऑर्गेनाइज करने का, रीस्टैब्लिश करने का इनके पास में एक मौका आया। और इसी बीच 1802 में के आसपास की घटना है। होली के कहते हैं कि कुछ समय पहले ही वो इसी शाही मोहल्ले की एक नृत्यांगना से उनकी मुलाकात होती है, जिसका नाम है मोरा। तो मोरा जो है वो इसी शाही मोहल्ले की एक फेमस नृत्यांगना हुआ करती थी। बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ वो नृत्य और गायन की कला में प्रवीण थी। आयु उस समय तकरीबन 12-13 साल रही होगी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने जब इनको देखा, तो इनका परिवार भी वहीं शाही मोहल्ले के पास ही रहता था, तो उनको मैसेज भेजा है कि हम शाम को आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो उनके परिवार में उनसे घर जो है मिलने के लिए गए हैं, संदेश भिजवाया है बाकायदे। शाम को महाराजा रणजीत सिंह पहुंचते हैं, तो उन्होंने जब शाम को मुलाकात करी तो एक लड़की ने उनका स्वागत किया। दुबली पतली काया की, छरहरी शरीर की लड़की है, चूड़ीदार पैजामा पहन रखा है, सफेद कुर्ती पहन रखी है। महाराजा रणजीत सिंह के स्वागत में उनको एक केसर वाला पान जो है वो प्रदान करती है और उस पान को वो खाते हैं। और शाम को जो है एक सभा का आयोजन किया गया है, जैसे पहले कभी नृत्य सभा का आयोजन किया जाता था। अब जब अफगान शासकों का शासन यहां पर होना शुरू हुआ या फिर उनकी लूटमार जब शुरू हुई, तो जैसे ये परंपराएं खत्म सी हो गई थी। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के आने पर उस दिन शाही मोहल्ले में एक बार फिर से समा जो है वो लगाई गई, फिर से जो है एक बार नृत्य गायन जो है वो उस कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो जब वो नृत्य गायन शुरू हुआ तो उस शाम जो है तकरीबन 6-7 लोगों के साथ जो अन्य म्यूजिशियंस थे, जो कलाकार थे, जो अच्छे से स्वाभाविक सी बात है कि वो गाना बजाना होगा तो बजाने वाले कलाकार थे वे सब, और उसमें जो है उन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया महाराजा रणजीत सिंह के सामने। बड़ी अच्छी व्याख्या करी गई है इस सारे इवेंट्स की। हिस्ट्री ऑफ सिक्स वॉल 5 द सिख लॉयन ऑफ लाहौर, महाराजा रणजीत सिंह को शेर पंजाब कहा जाता है। तो उस किताब जो कि हरिराम गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई, और ये किताब जो हरिराम गुप्ता ने लिखी है वो तत्कालीन समय के एक फारसी लेखक हुआ करते थे अली उद्दीन, जिन्होंने इब्रतनामा नाम की किताब लिखी है। उसी को इंग्लिश में रेफर करके इन्होंने लिखा है और उसमें उन्होंने बताया कि काफी बेहद अच्छा सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया है। एक एक कदम, एक एक शरीर की जो भी भाव भंगिमाएं होनी चाहिए उनको बेहद अच्छी तरीके से नृत्य में पिरो करके प्रस्तुत किया जब मोरा ने, तो वो जो महाराजा रणजीत सिंह हैं वो उनके ऊपर मंत्रमुग्ध हुए और वो उनसे उनकी निकटता जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। इस किताब में भी लिखा गया कि महाराजा रणजीत सिंह जो है वो उनसे किस हद तक प्रभावित थे, किस हद तक उनको पसंद करते थे। उनके घर में उनका फिर आना जाना हुआ, काफी निकट संबंध हुए। और
इस तरीके से जब ये सारी चीजें बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि मोरा से बहुत प्रभावित थे और उनके साथ जब समय उन्होंने बिताना शुरू कर दिया, जब वो पसंद करने लगे, तो ये सब महाराजा रणजीत सिंह के जो कुलीन और जो दूसरे धार्मिक शुभेक्षु हैं, उनको ये महाराजा रणजीत सिंह की बात जो है वो समझ में नहीं आई, नापसंद रही, और उन्होंने आगे चल करके मोरा से शादी भी कर ली थी, विवाह भी कर लिया था। तो जब इस तरीके की निकटता को देख करके जो धार्मिक लोग हैं और जो कुलीन जो लोग हैं सिख साम्राज्य के, जब उनको ये सारी चीजें नहीं समझ में आई, नहीं ठीक लगी, तो उन्होंने मोरा और उनके जो धर्म है उसका मजाक भी उड़ाना शुरू किया। फिर भी जब निकटता जो है वो खत्म नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई, तो फिर धार्मिक तौर से एक कदम जो है सिख साम्राज्य को उठाना पड़ा। तो उसमें सिख धर्म की उस समय सर्वोच्च जो संस्था है अकाल तख्त ने इनको बुलाया, उनके सामने इस तरीके के आरोप रखे कि आपको ये सब चीजें जो है वो शोभा नहीं देती हैं। बहुत सारे इस तरीके के आरोप लगाए गए। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने वो सारे आरोप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने, एक महाराजा होने के बावजूद भी। फिर हाथ जोड़ करके उन्होंने अकाल तख्त के सामने जो है वो क्षमा भी मांगी। अकाल तख्त ने परंपरा के अनुसार जो इस तरीके के चीजें हैं उसके अनुसार जो भी दंड होना था वो दंड उनके ऊपर प्रभावी किया। परंतु क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की ये एक चीज को अगर हटाया जाए, जो कि कला के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कुछ भी खास खराब आपको नहीं दिखेगी, परंतु धार्मिक तौर पर जब उसको और जो अन्य जो एक क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो शाही मोहल्ला है उसे रौंद दिया गया अफगानियों के द्वारा, तो अब बदनाम हो चुका था वो मोहल्ला, तो उस बदनामी को सिख साम्राज्य के साथ नहीं जोड़ा जाना स्वीकार किया जा रहा था। तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है चलो, तो उसमें जो भी वहां पर सजा उनको दी गई उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन फिर भी उनका आप देखेंगे कि जो इंटरेक्शन है वो बना रहा है। आगे चल करके मोरा की डेथ भी हो गई। आप उनके प्रेम के बारे में इतना ही समझ सकते हैं कि जब मोरा की डेथ हुई तो उन्होंने शाही मोहल्ले के पास में जहां पर उनका परिवार था, पप्पर मंडी में, उसका मकबरा भी बनवाया और उसकी याद में सोने चांदी के सिक्के जो है उसके नाम के जो है सिक्के भी जो है वो चलाए गए। तो ये तो कहानी थी आपकी हीरा मंडी की। अब बात आती है कि जो शाही मोहल्ला है, शाही मोहल्ला की कहानी हुई है, शाही मोहल्ला हीरा मंडी कैसे बनी एट द एंड, ये भी महाराजा रणजीत सिंह के साथ डायरेक्टली जुड़ता है ये कहानी भी। रणजीत सिंह ने जब विजय हासिल करी, महाराजा रणजीत सिंह ने जब विजय हासिल करनी शुरू करी, तो विजय के बाद सामरिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जो है आपको देखने को मिले। सामरिक परिवर्तन में तो आपने देखा कि तमाम सारे उन्होंने युद्ध किए, राज्य विस्तार किया, सबने हिस्ट्री में उसको बड़े अच्छे से स्वीकार किया। सांस्कृतिक जब परिवर्तन किए और उन्होंने शाही मोहल्ला जो कि अब वैश्यालय बनने शुरू हो गए थे उसको जब पुनः स्थापित करना शुरू किया तो लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर भी हम इस बात का श्रेय जरूर उनको देंगे कि उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन किए। बाद में महाराजा रणजीत सिंह के ही एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था हीरा सिंह डोगरा। तो हीरा सिंह डोगरा जो हैं उन्होंने उसी शाही मोहल्ले को एक तरीके से इकोनॉमिक हब में बदलना शुरू किया और वहां पर फूड एंड ग्रेन मार्केट जो है उन्होंने स्टैब्लिश कर ली। ऊपर कला का केंद्र है और नीचे जो है फूड एंड ग्रेन मार्केट चलनी शुरू हुई। मार्केट बहुत अच्छी चली क्योंकि ये हीरा सिंह ने मार्केट शुरू करी थी, इसीलिए इसे हीरा सिंह दी मंडी ये कहा जाना शुरू किया गया। और यही हीरा सिंह दी मंडी आगे चल करके हीरा मंडी के रूप में जानी गई। ये एक बहुत ही स्वाभाविक और बहुत छोटी सी कहानी है हीरा मंडी के पीछे। कुछ लोगों का मानना है कि ये नाम जो हीरा मंडी है वो वहां की महिलाओं के कारण भी पड़ा है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो बेहद सुंदर कलाकार हैं। तो हीरे सी चमक इस तरीके की चीजों से कोरिलेट करते हुए भी कुछ लोगों ने उसका नाम जो है हीरा मंडी रखा है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो भी हो, वो नाम हीरा सिंह दी मंडी के नाम से ज्यादा कोरिलेट करता है और इस तरीके से मानना ज्यादा उचित होगा कि शायद हीरा मंडी नाम जो है वो हीरा सिंह दी मंडी के नाम से ही पड़ा था, जो कि इनके प्रधानमंत्री जो हैं उनके नाम से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और इस तरीके से जो शाही मोहल्ला है अब वो हीरा मंडी के नाम से जाना जाने लगा, जिसको आजकल आप न्यूज में देख रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात एक बार फिर से
जो कि सांस्कृतिक कला केंद्र के तौर पर जो ये शाही मंडी शुरू करी गई थी, हीरा मंडी शुरू करी गई थी, वह व्यापारिक केंद्र के रूप में भी जानी जाती थी। तवायफ जो है वो फिर से परिष्कृत होकर के सामने जो है आनी शुरू हो रही हैं। नवाब ने जो है उन लोगों को फिर से पैटर्न प्रोवाइड करना शुरू किया है। लेकिन बाद में आगे चल करके अंग्रेजों ने फिर से एक बार इन सुपरिष्कृत जो तवायफ्स हैं उनको और उनके जो कला है उसको जो है रौंदा, और रौंदने के बाद इन्हें फिर एक आम कह सकते हैं कि जो वैश्याएं हैं उनके समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया। तो फिर समय ये आया कि तवायफों और वैश्याओं में फिर कोई अंतर नहीं रहा, उन्हें चरित्रहीन महिला के रूप में पेश कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि तवायफों का जो जीवन है, आजीविका जो है वो समाप्त हो गई। सुपरिष्कृत संगीत, नृत्य, गायन, वादन ये सब तबाह हो गया, और इसी की आड़ में सेक्स वर्कर्स की तरह उन्हें जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो ये ओवरऑल पूरी कहानी है। इसमें आपको बहुत सारे एंगल समझ में आए होंगे आज के इस लेक्चर में। आई होप कि आपने सारी चीजें ध्यानपूर्वक समझा होगा। जाने से पहले एक बार मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि 28 मई से बैच शुरू हो चुका है शाम 6 बजे। 27,999 में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप अप्लाई करते हैं विरद VIRADLIVE ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, ऑनलाइन बैचेस हिंदी, प्योर हिंदी में, इंग्लिश में चल रहे हैं आपके पास में। इंग्लिश में ऑफलाइन बैच भी है जिस पर भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑफलाइन बैच स्टडी IQ IAS हिंदी का करोल बाग में शुरू हो चुका है, जिसको आप ओल्ड राजेंद्र नगर के नाम से भी जानते हैं, तो आप वहां पर दिल्ली में आकर के एडमिशन ले सकते हैं। आप सभी लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस लेक्चर की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम में सर्च करिए विरद.दुबे। सोशली जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम की बजाय इंस्टाग्राम से हमसे जुड़िए, और इंस्टाग्राम में भी आप सर्च करिए विरद.दुबे। इसके अलावा आप हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अपने कांटेक्ट नंबर के साथ मुझे ईमेल कर दीजिए, हमारी टीम या मैं आपको संपर्क कर लेंगे किसी भी सहायता के लिए। आपका समय शुभ हो, आप अच्छे से पढ़ाई करें। ये लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताएं। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।